क्या चीज़ है समय या काल? तो एक मिनट बाबा, कि एक तो टाइम को हम लोग जो घड़ी से नापते हैं उसको समय कहते हैं। शास्त्रों में काल को काल भगवान ऐसा भी कहा गया है। सही बात। वास्तव में समय क्या चीज़ है और उसकी वास्तविकता क्या है? वो तो बात लिख चुके हैं बाबा। क्रिया की अवधि बराबर काल। किसी क्रिया की अवधि को हम काल नाम दिया है। इसमें कोई भी 12 हाथ की दांत नहीं लगा है चगुलने के लिए। माने? कालो जगत भक्षका, हाँ, ऐसा कहा गया जी तो लिखा हुआ है। तो ऐसा भक्षण करने वाला कोई 12.5 हाथ की दांत लगा करके कोई चीज़ बैठा नहीं है। किसी को भी फुर्सत नहीं है सभी को चाप चबा करके मरामत करें, किसी को फुर्सत नहीं है। तो काल जो है किसी क्रिया की अवधि को हम नाम दिया है काल, ठीक है। उसमें क्या किया, उसमें गणितज्ञों ने बड़ी कमाल किया। क्या कर दिया काल को पहले तो काल तो नित्य वर्तमान है, सही माने में, यथार्थता में नित्य वर्तमान ही काल है। अच्छा, सच्चाई तो यही है। मनुष्य अपने जो कालखंड को अनुभव करने के लिए है ना, अपना नित्य कर्मों को तय करने के लिए कालखंडों को पहचानने की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा, ज्योतिषियों के लिए कालखंड को पहचानने की आवश्यकता निर्मित हुई है। ज्योतिषियों ने के अनुसार काल को, क्रिया की अवधि को काल के रूप में पहचाना गया, ठीक है। वो क्या काल है भाई? अर्ध सूर्योदय से अर्ध सूर्योदय तक एक क्रिया। क्या चीज क्रिया? धरती की क्रिया। किसका क्रिया? धरती की क्रिया को एक दिन नाम दिया। एक दिन, उदयात उदयम दिनम, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अर्ध सूर्योदय से अर्ध सूर्योदय तक हम माने दिन कहते हैं, ठीक हो गए। तो उसको और कोई जगह में और विधि से दिन कहते हैं, किंतु है वो ही सब जगह में। एक दिन को हमने इसको 60 भाग में विभाजित किया, ठीक है। और वो 60 भाग को और 60 भाग किया और 60 भाग को 60 भाग कर दिया। ऐसा करते सूक्ष्म सूक्ष्मतम कालखंड को हम लोगों ने पहचानते हैं। वो दिन को हम बनाए रखे थे, ठीक है। विज्ञान आ गया भाई, वो क्या कर दिया, वर्तमान को काट के पौल के अलग कर दिया, तो वर्तमान शून्य कर दिया। काल को इतना सूक्ष्मतम खंड किया, वर्तमान कुछ होता ही नहीं। बोले अस्तित्व जो है ना वर्तमान में है। हाँ। कितना लबराई हुई, छोटा लबराई है नहीं है? कितना लबराई रहे, कितना लबराई है। माने वर्तमान नित्य है, निरंतर है, अनादिकाल तक कभी खत्म नहीं होना। वर्तमान कभी खत्म नहीं होता है। और काल को विखंडित करते 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 कहा वर्तमान है ही नहीं। बोले कोई वर्तमान नहीं, वर्तमान शून्य हो गया, कहना शुरू कर दिया गणित के अनुसार, ठीक है ना। यही बात है ना। तो कुल मिलाकर के यही हम आते हैं कि काल को पहचानने की अभिप्सा तो आदमी को रहा ही है। इसका पहचानने की मूल मुद्दा वर्तमान ही है। वर्तमान को ही पहचानना होगा। वर्तना और मात्रा होना, ये दोनों चीज़ का संयुक्त रूप में वर्तमान है। मात्रा सहित होना, इसी का नाम है वर्तमान। वर्तने के मूल में मात्रा होता ही है, माने स्थिति गति, ये वर्तने का मूल वस्तु है। ये हर एक मात्रा के साथ स्थिति गति बनी ही रहती है, चाहे कितने भी परिणाम हो, कितने भी विकास हो। और स्थिति गति
इकाई की अविभाज्य वर्तमान है। ये कुल मिलाकर के इसका स्वरूप है वर्तमान का, निरंतर मात्रा सहित होना। वो कैसे होना? स्थिति गति में होना। कोई ऐसा मात्रा नहीं है जो स्थिति गति के रूप में विद्यमान ना हो। बात ऐसी बनती है। इसके बारे में अभी कुछ ऐसे भी बातें गणेश जी बताए कि रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन होता है, इससे परिणति होने से ये विगत जैसा लगता है। विगत जैसा कई को लगता है। परिणति एक भावी है। हर एक वर्तमान आगे चल कर के कई क्रियाएं परिणत होकर के दूसरे क्रिया के रूप में ही होते हैं। वो कोई अभाव थोड़े ही हो जाता है। जैसा लोहा परिणत हो गया, मट्टी हो गया, मट्टी अपने आप में वो वर्तमान है ही है। मट्टी परिणत हो गया, पत्थर हो गया, वो वर्तमान है ही है। पत्थर जो है ना परिणत हो गया, मणि हो गया, ये वर्तमान है ही है। ठीक है ना? और मणि परिणत हो गया, धातु हो गया, ये वर्तमान है ही है। ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो एक जगह में ठोस रूप में रहता है, दूसरे समय में विरल भी हो सकती है। ये भी वर्तमान है। वर्तमान कहाँ पीछे छूटा है? कहाँ छूट सकता है? किसने इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं? वस्तु, अब वस्तु है ना तिरोभावित हो सकता है, होते ही नहीं है, परिणत होता है। ये बात सही है। परिणामकारी वस्तुएं भौतिक संसार में होते ही है, रासायनिक संसार में परिणतियां होते ही है। ये दोनों परिणामवादी हैं ही है। इसी को ही हम भौतिक रासायनिक संसार कह रहे हैं। और जड़ प्रकृति इसी को कहते हैं। परिणामवादी, परिणामशील वस्तु को हम क्या कहते हैं? जड़ प्रकृति कहते हैं ना। तो परिणत होने के बाद भी वस्तु दूसरे क्रिया करता ही, दूसरे स्वरूप में कार्य करता ही रहता है। कार्य मुक्ति कभी भी वस्तु का होती ही नहीं। मात्रा सहित वर्तने का काम है, वो नित्य है। वो परिणत हो या एक यथास्थिति में हो। कई वस्तु में यथास्थिति में बहुत समय तक रहते हैं, बहुत सारे वस्तु में शीघ्र परिणामी हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ देखा जा रहा है। इसी क्रम में जीवन जो है ना अपरिणामी हो जाता है। जीवन के साथ परिणाम का संबंध छूट जाता है। और उसमें क्या होता है? गुणों का विषय, गुण परिवर्तन होना भावी हो जाता है। भावी का मतलब वर्तमान, अगर इसके बाद दूसरा स्वरूप में, श्रेष्ठतम स्वरूप में वर्तने की बात आता है जीवन में। इससे इस ढंग से जीवन में गुणात्मक विकास की बात आती है और भौतिक रासायनिक वस्तु में और मात्रात्मक विकास ह्रास गणना होता है। इसी की विकास ह्रास की जो गणना है, इसी को हम कहते हैं परिणाम। परिणाम को हम काल का आधार बनाने जाते हैं, हम फंस जाते हैं। काल का कोई निश्चित स्वरूप बनता नहीं, स्वरूपे नहीं बनता। एक दूसरा, काल का आधार यदि सूर्योदय से सूर्योदय तक की ये काल मान लिया, किंतु सूर्योदय से सूर्योदय होते ही रहता है। क्रिया तो निरंतर होना हम हमारे सामने रखा हुआ ही है, तो ये कभी समाप्त होता नहीं है। ठीक है? ये इस ढंग से हम यदि काल को यदि सूर्योदय से सूर्योदय तक की मानते हैं, उसका यदि हम खंड विखंड करके छोटे से छोटे टुकड़े तक पहुंच जाते हैं, क्रिया को भूल जाते हैं, ठीक है ना, काल को पकड़ लेते हैं, वस्तुविहीन काल हो जाता है, वर्तमान नहीं रह जाता है। वस्तुविहीन काल को ही हम वर्तमान शून्य कहते हैं। वस्तुविहीन होता नहीं है। हमारा गणित के अनुसार, संख्या के अनुसार हम वस्तुविहीन जगह में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से गणित बहुत बड़ी भारी सत्य का गणना करता है, ऐसा हमारा नहीं कहना है। लोग गणना तो वस्तु का करता है, क्रिया का करता है। ये माने हमारा वांछित काल का गणना करता है। वांछित काल क्या है? किसी भी एक दिन कहते हैं, 2 दिन कहते हैं, 10 दिन कहते हैं, 20 दिन कहते हैं।
इसका गणना गणित कर सकता है, काल का गणना गणित नहीं कर सकता है। काल का जो परिकल्पना मनुष्य के पास है, वर्तमान को जब कभी खंड विखंड में देखना चाहते हैं, रासायनिक परिणाम के आधार पर, भौतिक परिणाम के आधार पर अथवा दिन रात्रि के आधार पर हम यदि कोई काल को परिगणना करना चाहते हैं, वो क्रिया तो निरंतर रहता ही है, परिणाम होना निरंतर बना ही है। तो एक धरती जैसा ये धरती है, ये ठोस है, तरल भी है, विरल भी है, सब चीज़ है। दूसरा धरती वो ऐसा नहीं है, कालांतर में वो तो ठोस होता है। ठोस होने के समय भी वर्तमान की रेखा में ही होता है। ये नहीं है वर्तमान को छोड़ करके और कोई रास्ता पकड़ लिया और वो ठोस हो गया, ऐसा होता नहीं। ये वर्तमान अभी भी है, कल भी वर्तमान है, और भी वर्तमान है, और भी वर्तमान। वर्तमान की निरंतरता है। उस श्रृंखला में एक समय में एक धरती ठोस हो जाता है और एक धरती ये विरल हो जाता है, एक धरती बर्बाद हो जाता है, एक धरती आबाद हो जाता है। ये भी हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। उसी प्रकार रासायनिक भौतिक परिणाम भी जो ये यथास्थिति से जैसे विकसित हो जाना या ह्रास हो जाना ही हम परिणाम कहते हैं। ये वर्तमान की रेखा में ही है और परिणत हो करके वो स्वयं में अपना यथास्थिति है, वो यथास्थिति रहता ही है। कोई चीज़ समाप्त होता नहीं है, क्योंकि उसका वह माने ये हम पा गए हैं कि अस्तित्व ना घटता है ना बढ़ता है। इस आधार पर वर्तमान निरंतर है, ये बात बनता है। अब परिणाम से मुक्त है जीवन। जीवन के लिए तो कोई कालखंड बनता ही नहीं है, वो सतत बना ही रहता है। शरीर चलाओ चाहे शरीर ना चलाओ, जीवन तो रहना ही है। तो जीवन में परिणतियाँ होती नहीं हैं, उसमें काल का बाधा होता नहीं। काल का बाधा नहीं होते के साथ साथ और भी जो है ना बहुत सारे चीज़ों की बाधा से मुक्त है। रासायनिक भौतिक वस्तुओं के जो पुष्टि अथवा या माने इसका असहयोग, ये दोनों की बाधा से भी जीवन मुक्त है। तो शरीर ही एक रासायनिक भौतिक वस्तु है, इसको छोड़ करके जीवन रहता ही है। यदि ये बाधा हो जाता, इसके साथ ही जीवन भी तिरोभाव हो जाना था, ऐसा कुछ होता नहीं है। या परिणत हो जाना था, ऐसा भी नहीं होता है। और जो है ना जीवन जो है ना शरीर के साथ भी वैसे ही रहता है, शरीर के बाद भी वैसे ही रहता है। इस आधार पर जीवन की निरंतरता है ही, यथास्थिति माने बनाए रहता है। उसमें गुणात्मक परिवर्तन की बात अपन शुरू की है। तो जीवन में कुछ गुण प्रचलित हुई, मैंने प्रमाणित हुई। मनुष्य में कुछ गुण प्रमाणित हुई और गुण प्रमाणित होने की आवश्यकता, उसको हम जागृति नाम दे रहे हैं। यथास्थिति जागृति पूर्वक हो जाए जीवन का, वो निरंतरता सुखद होगी, सुंदर होगी, सौभाग्यमयी होगी। ये हम अपना अनुभव में परिकल्पना में जोड़ करके हम चल रहे हैं। ठीक है, इस ढंग से काल का यदि हम सही व्याख्या पाना चाहते हैं, वर्तमान ही निरंतर काल है। परिणाम के आधार पर काल, ठीक है ना, रचना विरचना के आधार पर काल, ठीक है ना, दिवा रात्रि के आधार पर काल। कुछ भी हम गणना करते हैं वो निरंतर बने ही है। परिणाम भी निरंतर बना है ना। संगठन विघटन भी बना ही है। वर्तमान की रेखा में वो बनती ही रहती है। उसके बाद भी वो और कार्य करता ही रहता है। परिणत होकर के भी एक यथास्थिति में आता है। अभी एक यथास्थिति है, परिणत होकर के दूसरा यथास्थिति में रहता ही है। जैसा शिशुकाल में बच्चे बहुत छोटे दिखते हैं, अपने यथास्थिति दिखता ही है। वो थोड़े दिन के बाद लंबाई चौड़ाई बदल जाता है, उसका यथास्थिति भी बना ही रहती है। उसके बाद पता लगता है जितना तंदुरुस्त होना है हो ही जाते हैं। उसके बाद जो है ना धीरे धीरे वृद्धाप्य की ओर चले जाता है, वो भी यथास्थिति समझ में आता ही है। उसके बाद मरने की पहले भी एक यथास्थिति बना रहता है। शरीर छोड़ने के बाद भी शरीर की यथास्थिति दिखती ही है।
उसके बाद जलाने के बाद या गाड़ने के बाद, सड़ने के बाद, धरती में खाद गोबर होने के बाद भी उसकी यथास्थिति बनाई है, यथास्थिति बना नहीं है। आप हमारे पास कोई ऐसा गवाही नहीं है। हर परिणाम की एक यथास्थिति बनी रहती है, ठीक है ना। वो स्टेटस अपने में एक स्थिति है, ये वर्तमान में ही है। इस ढंग से हम वर्तमान की निरंतरता को अच्छी ढंग से, भले प्रकार से हम स्वीकार सकते हैं। वर्तमान में कुछ कारणों से, कुछ क्रियाओं को देखकर हम समय को एक छोटे छोटे टुकड़े में भी पहचान करके वर्तमान के महिमा को यथावत हम स्वीकारते हुए चल सकते हैं। ये कहने की मतलब, जैसा दिन उदयात उदयम दिनम, ये जो बताया, तो उदय से उदय तक की दिन की बात है, वो निरंतर है। निरंतर उदय से उदय तक दिन होते ही रहता है। तो एक दिन हो गया, दूसरे दिन बंद हो गया, ऐसा तो होते ही नहीं। तो उदय से उदय तक की दिन होने वाली बात है, वो निरंतर होते ही रहता है। और उसको भूल जाने से हम भुलावा में पड़ जाते हैं। भूलने का काम आदमी ही करेगा, स्मरण रखने का काम आदमी ही करेगा, समझदारी का काम आदमी ही रखेगा, प्रमाणित करने का काम आदमी ही करेगा। इस ढंग से मनुष्य को प्रमाणित करने का कार्यकलापों के परंपरा को हम जागृति कहते हैं, ठीक है, जिससे आदमी समाधान पूर्वक जी पाता है। समाधान बराबर सुख। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। बाबा जी, उत्पादन कार्य योजना, उत्पादन कार्य योजना में जो जिन विषयों पे बोलना है, इंजीनियरिंग, तकनीकी, कला, प्रबंधन, लेखा जोखा, वो एक बताइए, ये पहले क्या बोला? इंजीनियरिंग। उसके पहले कुछ बोला आपने? उत्पादन कार्य योजना। हाँ, वो अपने बोली है, तो ठीक है ना। तो सिलसिले से बात हो। अच्छा। हाँ जी। तो आपके उत्पादन कार्य योजना की बात आती है, ये परिवार मूलक स्वराज्य योजना के तहत में आपने क्या कर दिया, अधर में ले जाकर के उत्पादन कार्य लिख दिया। आपको लिखना है बस परिवार मूलक स्वराज्य योजना के तहत में उत्पादन कार्य योजना। दूसरे विधि से उत्पादन कार्य योजना आता ही नहीं है। योजना का मतलब है प्रमाणित होने की तरीका। योजना का क्या मतलब? प्रमाणित होने का तरीका। तरीका, वो तरीका मानव जागृत होने के बाद परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में जीने के क्रम में उत्पादन कार्य योजना प्रमाणित होता है। ठीक है, ठीक है। जैसा मैं अपने में समझदारी को उपार्जन करने के उपरांत उसको प्रमाणित करने के क्रम में उत्पादन कार्य योजना को मैंने प्रमाणित किया है। उत्पादन कार्य योजना को प्रमाणित करने का क्या मतलब है भाई? हमारा आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर देना, समृद्धि का अनुभव करना, ये इसका मतलब है। ठीक हो गए? ठीक। इस विधि से हम उत्पादन कार्य योजना को आते हैं। उत्पादन का क्या मतलब बताया? प्राकृतिक ऐश्वर्य पर अपने श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता मूल्य, सुंदरता मूल्य को प्रमाणित कर देना, स्थापित कर देना। ठीक है, तो इसको हम करते हैं हर रोजमर्रे में। विधि से हम श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य को वस्तुओं में स्थापित करते हैं। ये मानव का ये श्रम नियोजन का फलन है। ये मानव कुल में ही होता है सर्वाधिक। यदि छोटे छोटे बात को हम यदि निरीक्षण करें, कुछ ऐसे पक्षियाँ घोंसला बनाते हैं, अपने आवास योग्य बना लेते हैं, और कुछ पक्षियाँ जो झाड़ में कोढ़र बनाते हैं, अपने चोंच से कोड़ करके कोढ़र बना करके आवास योग्य बना लेते हैं। कुछ पक्षियाँ घास से अपना घर को बना लेते हैं, उसके अंदर आवास योग्य व्यवस्था बना लेते हैं।
ये भी हुआ है कुछ पक्षियों, किंतु जीव जानवर सभी तो जो प्राकृतिक विधि से जहाँ सोने की योग्य है उसको खोज खार करके सो लेते हैं थोड़ा देर, और जहाँ आहार मिलता है वहाँ खोज खार करके खा लेते हैं। इस ढंग से भी बात है। इस विधि में पेट भरने का काम जितने भी पक्षी संसार है, चींटी है, हाथी है, सभी अपना पेट भरता ही है। सबसे जो अभी राम कथा यही है, आदमी को पेट भरने योग्य नहीं है ऐसा हम बिल्कुल करार देते जा रहे हैं, ठीक है, जबकि चींटी पेट भरता ही है, हाथी पेट भरता ही है। आदमी चींटी से बदतर है क्या पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप? नहीं है, ऐसा कहेंगे? चींटी से बदतर है कह सकेंगे? नहीं कह सकेंगे। इसके बावजूद हमारा आवाज़ जो सभी माध्यमों से हर परिस्थितियों से आदमी को अपने आजीविका को उपार्जन करने योग्य नहीं है। उसमें भी कौन नहीं है? पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं है। क्या बात हुआ? ये शिक्षा का क्या मतलब हुआ भाई? ये हंसी की बात हुआ, भद्दगी की बात हुआ कि नहीं हुआ? आप ही सोच के देखिए, यदि पढ़ लिख के आदमी अपने पेट भरने से असमर्थ हो जाए, इससे भद्दगी की बात क्या हो सकता है? ऐसा मेरा सोचना है। मनुष्य तो इन सबसे ज़्यादा विकसित पद में है, ये भी एक तरफ से अपन आकलित करते ही हैं, स्वीकारते भी हैं। हाँ भाई, जानवर से हम अच्छे हैं, इस बात को हर व्यक्ति स्वीकारता ही है, ठीक है। चींटी हाथी से भी अच्छे हैं, ये भी स्वीकारता है। उतने ही नहीं है, चींटी को हाथी को सब हाँकता भी है, और बाघ जैसे है ना हिंसक पशुओं को भी मार गिराता है, ये भी देखा गया, ठीक है। ये सब बातें होते हुए मनुष्य जो है ना अपना पेट भरने में योग्य नहीं है, इस बात को हम बारंबार घोषणा करते हैं, इसका क्या मतलब होगा? ये हंसी की बात है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ हमारा शिक्षा जो है आदमी को भ्रमित करने के लिए ही शिक्षा है, आदमी को जागृत करने की शिक्षा नहीं है। ये इसका समीक्षा हो पाता है, इसीलिए जागृत शिक्षा को स्थापित कर लिया जाए, इसका उपाय यही है, ठीक है। जागृत शिक्षा का मतलब ये होता है मानवीय शिक्षा। मानवीय शिक्षा का मतलब है व्यवस्था में जीने वाला शिक्षा। व्यवस्था में जीते हैं तो तब वो उत्पादन कार्य योजना लागू होता है। तो वो परिवारगत आवश्यकता के आधार, क्या उत्पादन करना, कितना उत्पादन करना और कितना उत्पादन करना, वो मात्रा तय करने के लिए परिवार के अलावा दूसरा कोई आधार बनता नहीं। एक व्यक्ति में कोई उत्पादन का आवश्यकता के आधार कोई भी क्वांटिफाई नहीं होता है, उसका मात्रा निर्धारित होता नहीं है, और सब कम से कम यदि कोई चीज़ है वो परिवार है। परिवार में ही हमारा आवश्यकता निर्धारित होता है। आवश्यकता निर्धार होने के पश्चात उससे अधिक हम उत्पादन करने योग्य हर व्यक्ति रहते हैं। कैसा रहते हैं? हर व्यक्ति परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने योग्य रहते हैं, इसलिए उत्पादन अधिक करना संभावित है। और कम से कम परिवार में 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति उत्पादन करने योग्य रहते ही हैं, इसीलिए उत्पादन विपुल होने की व्यवस्था बनी हुई है। इस ढंग से हम हमारे विपन्नता से मुक्त संपन्नता से जीने की दिन उदय हो सकता है। किस आधार पर? समझदारी के आधार पर, मानवीय शिक्षा के आधार पर। दानवी पाशवी शिक्षा को छोड़ने पर, व्यापार शिक्षा को छोड़ने पर, लाभोन्मादी शिक्षा को छोड़ने पर, है ना, कामोन्मादी मनोविज्ञान को छोड़ने पर, और भोगोन्मादी समाज योजनाओं को छोड़ने पर आदमी, ये मानवीय शिक्षा को ग्रहण करने पर आदमी जो होता है समझदार होता है। समझदारी के आधार पर जो उत्पादन कार्य योजना को समृद्धि के अर्थ में योजित कर पाता है, नियोजित कर पाता है, संप्राप्ति को प्राप्त कर सुखी हो पाता है। ये कहने की मतलब है उत्पादन कार्य योजना जो बिंदु है, हाँ, जो है, हाँ, इंजीनियरिंग जो तकनीकी
तकनीकी के बारे में बात अपन सोचते हैं, इसी में इंजीनियरिंग आता है, उसमें रासायनिक तंत्र भी आता है ना, भौतिक तंत्र भी आता है, ठीक है ना, और यांत्रिकी तंत्र भी आता है। तो इन्हीं तंत्रों को जो हम समन्वय करते हैं उत्पादन के लिए, एक अनुकूल परिस्थितियों को बनाते हैं, अनुकूल योजना बनाते हैं और इन सभी तकनीकों को नियोजित करके उत्पादन कार्य को संपादित करते हैं। बात ये है। उसी के साथ साथ एक सड़क हुआ है ना, सेतु हुआ है ना, बड़े बड़े यंत्र हुआ, इन सबको बनाने के लिए भी हम जो ये तकनीकी का प्रयोग करते हैं। तकनीकी किसी विचारधारा का उपज नहीं है, मनुष्य की आवश्यकता का उपज है। सभी तकनीकी अभी यावत तकनीकी है प्रक्रिया, हमारा आवश्यकता के आधार पर उपजी हुई तकनीकियाँ हैं। ये विचारधारा के आधार पर नहीं आया है। जैसा भौतिकवाद के आधार पर कोई तकनीकी आए, ऐसा कुछ भी गवाही नहीं है। अध्यात्मवाद के आधार पर कोई तकनीकी आ गई, ऐसा कोई गवाही नहीं है। ठीक है। तो सहअस्तित्व को ध्यान करने पर भी यही निकलता है, सहअस्तित्व के आधार पर कोई तकनीकी निर्धारित होगी ऐसा नहीं है। सहअस्तित्व के लिए हम तकनीकी को उपयोग करते हैं। एक आवश्यकता के आधार पर तकनीकी आती है। हल जोतने की आवश्यकता आई, हल बनाने की तकनीकी आ गई, इतनी ही बात है। और गाड़ी की आवश्यकता आ गई, चक्के का आविष्कार हो गए, ठीक है। और हमको ऊष्मा की ज़रूरत पड़ी, आग का आविष्कार हो गई। आग को हम सहअस्तित्ववादी विधि से आग कैसा पैदा करोगे, ये कोई भाषा नहीं है, है ना। सहअस्तित्व विधि में हम ईंधन विधि को पहचानेंगे, ठीक है। ईंधन है जो कुछ भी हम ऊष्मा चाहिए वो सब ईंधन है न कहलाता है, उसको हम सहअस्तित्ववादी विधि से ईंधन नियोजन को हम पहचानेंगे। उसके बारे में बात हो चुकी है। उसको तकनीकी कहेंगे या नहीं? किसको? ईंधन विधि को तकनीकी है ही है। ईंधन विधि हमको पता ही है। हाँ। ईंधन क्या है हमको पता ही है। अभी पहले अपन विचार किए तो कोयला को कोड़ना तकनीकी है, ठीक है ना। कोयला को जलाना, आग से आग जलता है, सिद्धांत है, ठीक है ना। आग से ईंधन जलता है, ईंधन से आग होता है, दो पद्धति है। यह ईंधन को यदि हम जैसा इंजन में वगैरह में तेल को इतना दबाव में लाते हैं वो जल जाता है, ठीक है। एक विधि वो है। दबाववश ईंधन अपने को वो प्रज्वलित हो जाना एक विधि है, और आग से आग जलना एक विधि है। ऐसा वही पेट्रोल इंजन में क्या होता है, पेट्रोल इंजन में आग से आग जल जाता है, ठीक हो गई, बात हो गई। और ये न दबाव से जलता है। इन दोनों को हम सब देखे ही हैं, समझे ही हैं। ये तकनीकी को हम सहअस्तित्व विधि से नियोजित करते हैं। वो खनिज तेल को हम उपयोग करेंगे नहीं, उसकी जगह में तैली या यंत्रों को चलाना होगा तो तैली वृक्षों के बीज से हम तेल प्राप्त करेंगे, उस तेल से यंत्रों को चलाएंगे। हाँ, लेकिन ये हम यंत्र नहीं चलाएंगे ऐसा नहीं है। कोयले से क्यों ऐसा करोगे पूछा। ईंधनावशेष जो है ना धरती की वातावरण के लिए हानिप्रद हो गई। धरती का वातावरण बिगड़ने के बाद धरती में बुखार आए, इसके दवाई के लिए हम इसको अवॉइड करेंगे। क्या बोलिए साहब, इसमें क्या तकलीफ है? जो कोयले को जलाकर हम गति पैदा कर रहे हैं, इसको तकनीकी कहेंगे कि नहीं? कहेंगे ना। हाँ, बर्बादी के लिए तकनीकी उपयोग किया, तो ये इसको बदलने की उसको तकनीकी को हम आबादी के लिए नियोजित करेंगे। सहअस्तित्ववादी विधि से वही तकनीकी को सहअस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए करेंगे। क्या तकलीफ है इसमें? तकनीकी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। वो तकनीकी ही है आदमी को आबाद करने के लिए, आदमी को बर्बाद करने के लिए, दोनों के लिए तकनीकी लगती है।
बात तो ठीक हो गया। वैसे ही धरती को आबाद करने के लिए, बर्बाद करने के लिए तकनीकी लगता है। उत्पादन को संपादित करने के लिए, ठीक है ना, उत्पादित वस्तुओं को बर्बाद करने के लिए तकनीकी लगते ही है। अभी आप देखते ही हो, एक डायनामाइट लगाते हैं, बिल्डिंग धराशायी होता है, उतना लोग मर गए, इतने लोग मर गए, हर दिन पेपरों में सुनते ही हैं। सब जगह में तकनीकी लगता ही है। कोयले को मैंने कोड़ने के लिए भी वो बारूद लगता ही है। ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, बारूदों की कहाँ ज़रूरत है, वही बारूद को है एक यंत्र को चलाने के लिए हम उपयोग कर लेते हैं, तब क्या हालत होगा, कैसा रहेगा? यदि वो बारूद से वातावरण प्रदूषित ना होता हो, मानव के लिए हितकर हो, बारूद से चलने वाले हम यंत्र को नहीं बना सकते? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? क्या आपका कहना है? बारूद जब वो इसको कोयले को फोड़ता है, पत्थर को फोड़ता है, बिल्डिंग को गिराता है, ठीक है, ये सब सुनते हैं कि नहीं? जिस वस्तु का हम प्रयोग करें उसकी आवर्तनशीलता है कि नहीं? वही यदि वही आवर्तनशीलता होने की स्थिति में उसको इसमें भी उपयोग कर सकते हैं, रेलवे इंजन में, है ना, या और कोई बड़े बड़े यंत्रों में हम उपयोग कर ही सकते हैं। जैसा बुलडोजर वगैरह है, ऐसे में उपयोग कर ही सकते हैं, उसकी व्यवस्था भी हो सकती है। उस तकनीकी में कोई तकलीफ नहीं है, यदि वो बारूद की इसमें प्रदूषण से, ईंधनावशेष से यदि वातावरण बिगड़ता नहीं है और उससे कोई विपदा पैदा नहीं होता है, उस स्थिति में उसको भी उपयोग कर सकते हैं। वो बढ़िया स्रोत भी है। हाँ, लेकिन ये निश्चयन करना है, निश्चयन करना अपना काम है, निश्चयन करना कि और तकनीकी है, वो तकनीकी है। इसको परीक्षण निरीक्षण पूर्वक निश्चयन करना भी तकनीकी है। हाँ, ठीक है। वो निश्चयन करने के बारे में अभी कई चीज़ों को अपन एक सरसरी तौर पर निश्चय कर सकते हैं। जैसा अभी बताया, प्रवाह बल को हम यंत्र के क्रियाकलाप में नियोजित कर सकते हैं, एक पहचान सरसरी तौर पर। उसको प्रयोग करके सिद्ध करना तो बाकी है ही है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे प्रवाह बल की बने उपलब्धियों को देखने पर लगता है ये प्रचुर मात्रा से हो सकता है, ये तो बात सही है। और प्रयोग सिद्ध करने की कार्यक्रम में हमको लगना ही होगा। प्रयोग सिद्ध नहीं करेंगे तो कैसा होगा? प्रयोग सिद्ध करते हैं वही तकनीकी है, ठीक बात है। उद्देश्य बन जाने से उसके योग्य तकनीकी हम उपलब्ध कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, तैसा भी कर सकते हैं। जैसा यही है, ऐसा खड़ा किया है, तैसा भी खड़ा कर देता है। यही करते हैं, ऐसे भी घुमा देता है, तैसा भी घुमा देता है। ये सब करते ही हैं, ठीक है। तो हमारे जो मानसिकता है, मानव मानसिकता है, तो लक्ष्य को यदि पहचान लिया, ये होना चाहिए उपलब्धि, उसके लिए जो युक्तियों को खोज लेता है वही तकनीकी है। तो वैसे ही सारा जो यंत्र जो बने ही हैं, ऐसा कार्य करने वाले यंत्र बनाना है, एक उद्देश्य बनता है, ऐसा कार्य करने वाले यंत्र बना लेते हैं, बनाए। इसी विधि से आगे भी हम कोई उद्देश्य पहचानते हैं, उसके योग्य यंत्रों को हम बना लेते हैं। ये बात आती है। तो आवश्यकता के आधार पर जो वस्तुओं का पहचान होता है, लक्ष्य पहचान होता है, उत्पादन की लक्ष्य, उस उत्पादन के लिए योग्य यंत्रों को बना लेना मनुष्य की हाथ की खेल है, ऐसा मेरा सोचना है, ठीक है ये। और यंत्र बनने के पश्चात वो कैसा उपयोग करता है वाला बात आई। अब जो है ना, सहअस्तित्व विधि से हम यंत्रों को उपयोग करेंगे, बात ये ठीक है। यहाँ तक क्या पूरा होता है? कला का हम ये कहते हैं, एक ये वस्तु को अलंकृत करने के लिए, जैसा ये कपड़ा है, इसमें जो रंग रोगन लगी है, इसका नाम है कला। ये घर को शोभायमान बनाने के लिए हम सफ़ेद पोतते हैं, लाल पोतते हैं, हरा पोतते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सब अलंकार को कला मानी जाती है, ठीक है ना। वो अलंकृत करना उपयोगिता के साथ तक एक अलंकार होना आवश्यक है।
अलंकृत होना आवश्यक है। इसको हम कला कहते हैं। जैसा कुर्सी बनाया वो चिकना हो, ये कला है। और जो उस माने बैठने पर सुविधाजनक हो, ये कला है। ठीक है, ये जो बना के रखा है, ये सिराना, ये बना के रखना एक कला है। ठीक है, कपड़ा बनाना एक कला है, मटका बनाना एक कला है, धातु की बर्तनों को बनाना एक कला है, वस्त्र को सीना एक कला है। इस प्रकार की कलाओं में हम समझते हो मानव परंपरा काफ़ी अपने को माने समृद्ध बना लिया है। यदि और कोई तकनीकी को कैसे अंतर करेंगे? है कला और तकनीकी में अंतर कैसे करेंगे? देखिए, तकनीकी के बारे में ये आता है महाराज जी, जैसा हस्तकला। हस्तकला में जितने भी तकनीकी लगती है वो व्यक्ति के अधीनस्थ हो जाता है। ठीक है ना, व्यक्ति के मन में ही वो स्थापित होता है, हाथों से प्रयोजित हो जाता है। इसका नाम है हस्तकला। ठीक है, ग्राम शिल्प, गांव के लिए आवश्यकीय वस्तुएं गांव में पैदा हो जाए, इसका नाम है ग्राम शिल्प। उसमें चर्म कला, मट्टी की कला, ठीक है ना, और क्या कहते धातु कला, ये तीन सोनारी, जो चमारी और के लोहारी और सबवरी दो इकट्ठा हो जाए, ये ग्राम शिल्प कहलाता है। ठीक है, यही ना परिभाषा में आता है। उसके बाद आता है वस्त्र बनना, ठीक है, मकान बनना, येन बनना, तीन बनना, ये भी ग्राम शिल्प के अंदर आता है या कुटीर उद्योग के अंदर आता है। तो कुटीर उद्योग में यही है, जो कपड़ा जो बनाते हैं, बुनते हैं, उसको कुटीर उद्योग कह लेते हैं। ठीक है, ईंटा बनाने मैंने ईंटा को जोड़ना भी एक कला है, शिल्प कला कहलाता है। और ईंटा को जोड़ना, पत्थर को गढ़ देना, मट्टी के मूर्ति बना देना, ये भी शिल्प कला कहलाता है। चित्रकला में वही होता है, किसी भित्ति पर, किसी पृष्ठभूमि पर जो अपने इच्छित आकार को स्थापित कर देना, ये चित्रकला कहलाता है। इस प्रकार की कलाओं को कहते हैं। ये सब पूरा गांव में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित रहे, ऐसा हम चाहते हैं। कई के लिए चाहते हैं भाई, जो उस गांव में देख के आया कोई अच्छा काम, वो हमने यहाँ भी कर लिया, यहाँ कोई देख के गया, अब अपने गांव में कर लिया। इस प्रकार से कला समृद्धि की बात बनती है, इसको बनाए रखने की आवश्यकता बनती है। उसके बाद आता है यंत्र कला, ये भी मनुष्य के काबू की चीज़ हो गई। उसके बाद यंत्र कला आ गई। यंत्र कला में क्या है भाई, साइकिल बनाना है, उसके लिए मशीन चाहिए एक ठो, ठीक है ना, और मोटर बनाना है, उसके लिए एक यंत्र चाहिए, और रेल इंजन बनाना है, उसके लिए यंत्र चाहिए, मोटर इंजन बनाना है, उसके लिए एक यंत्र चाहिए। इस प्रकार के यंत्रों के सहायता से दूसरे यंत्रों को बनाने वाली स्थिति आ गई। और जो मूलतः जो यंत्र है, जिससे यंत्रों को बनाते हैं, वो भी बनाना एक कला है, वो भी तकनीकी है। और यंत्रों से पुनः दूसरे यंत्रों को बनाना भी एक तकनीकी है। ये जो है, ये कुछ सीमित लोगों के साथ साथ ये चल पाता है। हर व्यक्ति के साथ ये कला चलेगा नहीं अभी के अनुसार। अब आगे भी ऐसे ही रहेगा, किंतु ये कला, ये तकनीकी जो सबको आया रहता है और हैंडल करेंगे कुछ लोग, ऐसा रहेगी। इस ढंग से हो गई है जो जितने भी तकनीकी है, लोकव्यापीकरण करने की कथा है। तकनीकी लोकव्यापीकरण करने में किसी को तकलीफ नहीं है। उसी में उत्पादन की अरमान, उत्पादन की निश्चयन, उत्पादन की में विश्वास, ये तीनों चीज़ उदय हो जाता है। तकनीकी की लोकव्यापीकरण विधि से शिक्षा में इसको प्रावधानित करने की आवश्यकता है, ऐसा हमारा सोचना है। मानवीय शिक्षा में तकनीकी समाहित रहने आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें तकनीकी और कला, ये दो वस्तु में क्या अंतर है? तकनीकी जो है और कला, हाँ, ये दो भिन्न वस्तुएं हैं या एक ही वस्तु है? अलग अलग है। तकनीकी सर्वाधिक जो है यंत्रों के साथ है।
यंत्र जो है अंततोगत्वा जो है ना गति प्रदायी कार्य के रूप में ही है। ठीक है, ठीक है। ये अपन हाथ से हम कूटते हैं, किसको? लोहे को, ताप ताप करके। ठीक बात है, हथौड़ी से इसको देखा गया है। उसी के लिए एक हैमर बना दिया, स्टीम हैमर। स्टीम अप्लाई किया, वो हैमर जो है ना ऊपर नीचे किया। अपन मनुष्य जो है ना 12 घंटा जितना कूट पीट करके करता था वो 2 मिनट में कर लिया। तो वो यंत्र बनाना तकनीकी है। ठीक है, यद्यपि यह हथौड़ी नहीं था, उस युग के पहले हथौड़ी की उपलब्धि के बारे में भी एक तकनीकी ही मानी गई है। उसके आगे की तकनीकी वो हो गया, वो हैमर पॉइंट से बताते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, एक हम किसी वस्तु को पीटने के लिए शुरू, ठीक है, उसके लिए एक ड्रॉप हैमर नाम की एक चीज़ होता है। ऊपर खींच करके ले गए एक बहुत भारी वस्तु, नीचे वस्तु रखा है, ऊपर से गिराया तो वो पचक करके बराबर हो गया, हम जो चाहते थे वो हो गया। इसको ड्रॉप हैमर कहलाता है। ऊपर से हम गिराते हैं। मैं सब करके आया हुआ आदमी में से हूँ। ठीक है, ये सब किया जा सकता है। जो ये तकनीकी जो है मनुष्य को आवश्यकता है। सभी तकनीकी हर परिस्थितियों को मुकाबला करने के लिए सभी तकनीकी मनुष्य के हाथ में होना चाहिए। उपयोग आवश्यक रूप में होता ही है। हम जितना जानता हूँ थोड़े ही, उतना तकनीकी को हम थोड़े ही उपयोग कर रहे हैं। उसमें हमारा बाल जितना है उतना तकनीकी हम जानते हैं, उसमें 1-2 बाल के बराबर हम उपयोग करता हूँ। इसका एक सूत्र लिखा है, जो जितना जानता है उतना वो चाह नहीं पाता है, वहीं ड्रॉप हो जाता है बहुत सारा। और जो जितना चाहता है उतना वह कर नहीं पाता है और पुनः ड्रॉप हो गया। जितना करता है उतने को वह भोग नहीं पाता है, पुनः ड्रॉप हो गया। इस ढंग से समृद्धि आती है। बोले महाराज, इस ढंग की कथा लिखी हुई है, इस ढंग की मानव का कथा स्पष्ट है। तो मनुष्य को तकनीकी माने माने कम से कम 6 बिंदुएं हैं, जो आहार, आवास, अलंकार संबंधी तकनीकी, ठीक है, उसको उत्पादन करने की तकनीकी और अच्छी तरह से उसको अभ्यास कराने की ज़रूरत। उसके बाद दूसरा दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी तकनीकी, उसको उत्पादन करने की तरीका, संभावना, इन दोनों को हम समीचीन बनाए के रखने की आवश्यकता है। इसी का नाम है व्यवस्था। ये परिवार में हम सटीक जीने की जो माने तरीका बनती है, वो हम विशालतम रूप देने चले जाते हैं। ये सब चीज़ें अपने आप से समीचीन होते हैं। अभी जितना सीख पाए हैं परंपरा में, उतने को सिखाना बहुत ज़्यादा है। तकनीकी मनुष्य के पास ज़्यादा आ गया है। जीने की तरीका टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। कैसे हो गई? कैसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई? कामोन्माद, भोगोन्माद और लाभोन्माद के आधार पर टेढ़ी मेढ़ी हो गई, रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो गई। इसीलिए इसको एक सीधा रेखा खींचने की आवश्यकता। लोकव्यापीकरण ही उसका सीधा रेखा है। लोकव्यापीकरण विधि से हम सभी आदमी को तकनीकी, समृद्ध तकनीकी संपन्न व्यक्ति को बना सकते हैं। समझदारी विधि से व्यवस्था में जीने में उद्देश्य बनाने योग्य बना सकते हैं। और मनुष्य ने तकनीकी विज्ञान विधि से दिशा को निश्चित करने की योग्य हो पाता है। ठीक है, और जो है ना इसके समझदारी के आधार पर, जो सहस्तित्व विधि की समझदारी के आधार पर हम इसको व्यवस्था में जीने की पद्धति को हम पहचान पाते हैं। इसके आधार पर अपन एक अच्छी जिंदगी को जी पाते हैं। मानव इतिहास शुरू हो सकता है। इतनी ही तो बात है, ये छोटी सी तो बात है। ठीक है, अच्छा प्रबंधन, प्रबंधन एक कला मूल्य का जो मुद्दा है, मतलब तकनीकी और कला दोनों के माध्यम से हम उपयोगिता मूल्य पैदा कर रहे हैं। तो एक तो ये बात, हर उपयोगिता को सुरक्षित करना, नंबर 1 सुविधाजनक बनाना,
दो भाग है इसमें। जैसा यही चीज़ है, सुरक्षित करना। हाँ, सुरक्षित होना और सुविधाजनक होना, जो उसको हैंडल करने में सुविधाजनक होना, यही सुंदरता मूल्य है। तो उसको उपयोग करने में सुविधाजनक हो, वो सुरक्षित भी हो, इसी अर्थ में सुंदरता मूल्य है। अभी हम आपको भी देख लीजिए, हम कपड़ा पहने हैं, ये हमारा सुरक्षा का अर्थ भी है, सुंदरता का अर्थ भी है, सुविधा का भी अर्थ। यही अर्थ में सब जगह में बनता है। यही सुविधा और सुरक्षा के अर्थ में परिभाषित। हाँ, सुंदरता ये दो अर्थ में आता है। कला मूल्य की जितने भी बात आता है इसी अर्थ में आता है। अभी देखिए, इसको जिस ढंग से इसको उपयोग करने की तरीका को सुविधाजनक बनाया है, ये सब सुंदरता मूल्य के अर्थ में ही आता है। इसमें वो यंत्र सुरक्षा निहित है। ठीक है, इस ढंग से बनता है। तो आगे चलो। आगे बाबा तीसरा, विनिमय कोष योजना। हाँ, विनिमय कोष योजना के मूल में क्या चीज़ है? ये भी पुनः वही प्रबंधन। हाँ, प्रबंधन का क्या मतलब है? प्रबंधन का मतलब यह होता है, कोई भी हम व्यवस्था को, है ना, हम अच्छी तरह से प्रबोधित कर सके, उसको प्रमाणित कर सके। इन दोनों कार्य जिनके पास है उसका नाम है प्रबंधन। हम प्रबोधन भी करते हैं और क्या करते हैं? हाँ, प्रमाणित करते हैं। इसलिए हम इसका नाम है माने प्रबोधन भी और प्रमाणीकरण भी, दोनों मिलने से इसका नाम है प्रबंधन। प्रमाणित करना बहुत ज़रूरी है, प्रबोधित करना भी बहुत ज़रूरी है। हम प्रबोधित नहीं करेंगे, प्रबंधन करेंगे, झूठ, महाझूठ। हम प्रबंधन करेंगे, प्रबोधित नहीं करेंगे, ये भी झूठ। हम प्रबोधित करेंगे, प्रबंधन नहीं करेंगे, ये भी झूठ। प्रमाणित नहीं करेंगे, ये भी महाझूठ। प्रमाणित करेंगे, हम प्रबोधन नहीं करेंगे, ये भी महाझूठ। हम प्रमाणित करने के साथ प्रबोधन रहता ही है, प्रबोधन के साथ प्रमाण रहना आवश्यक है। इस ढंग से प्रबोधन और प्रमाण का संयुक्त रूप का नाम है प्रबंधन। चलिए आगे, विधि यही है, श्रम मूल्य का मूल्यांकन, श्रम विनिमय विधि को पहचानना। एक घाटा तो है, ये आदमी समझदार होने के बाद ही इसको निर्वाह कर पाता है। ये आज के जो आदमी, आज जिसको महाविद्वान, महामहापोध्याय आप कहते हो, वो भी नहीं कर पाएगा। आदमी समझदारी के बाद ही श्रम मूल्य को मूल्यांकित कर पाता है। ठीक है, इसकी आवश्यकता है। इसीलिए क्या है, ये समझदार परिवार मूलक व्यवस्था में ये विनिमय कोष व्यवस्था है। विनिमय कोष क्या चीज़ होता है ना? श्रम मूल्य का विनिमय करना है, उसका कोष क्या होगा भाई? तो उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य संपन्न वस्तुओं का भंडार। वस्तु भंडार का नाम है विनिमय कोष। विनिमय के लिए हमारे कोष रखी हुई है, माने विनिमय योग्य वस्तुएं रखी हुई। कहाँ पहुंचे दादाजी? अभी कोष का मतलब क्या हो गया? वो छापाखाना में छपा हुए फर्रिया, उसको इकट्ठा करके वह ढेर लगा दिया, उसको आप कोष कहते हैं। चाटिए उसको, उसमें पेट भरेगा कि इसमें पेट भरेगा? किसमें भरेगा महाराज? हाँ, ये है, ये पेट भरने वाला कोष है। ये उपयोगिता की वस्तुएं जहाँ प्रचुर मात्रा में हम संपादित कर रखे हैं, ग्राम के जिम्मेवारी से, ग्राम समूह के जिम्मेवारी से, ठीक है ना, क्षेत्र परिवार के जिम्मेवारी से, या हम जो है ना वो एक जिला परिवार के जिम्मेवारी से,
जिला समूह के परिवार से, राज्य परिवार के समूह से, प्रधान राज्य परिवार के समूह से मैंने परिवार से कि हम जो सुरक्षित कर रखे रहते हैं हमारे उत्पादन को, ये इस प्रकार की जिम्मेवारी से रखी हुई वस्तुओं का नाम है भंडारण। उसी को हम कोष कहते हैं। क्या बुरा इसमें? कोई परेशानी नहीं ना? खत्म हो गई बात। विनिमय के लिए हम वस्तुओं को रखे हैं, इसी को हम कोष कहते हैं, वस्तु कोष। वस्तु कोष किसको कहा? क्योंकि विनिमय करना है। ये वस्तु को देंगे, हम दूसरा वस्तु लाएंगे। मुद्रा कहाँ भाग गया? मुद्रा की जरूरत नहीं ना? जरूरत है नहीं। यदि मूल्यांकन करना बनता है श्रम मूल्य को, उसके बाद आपको मुद्रा की जरूरत नहीं। ये जितने भी दगाबाजी की विधि बनाए हैं वो सब अपने आप से साइनाइड लेकर के मर जाएगा। मुद्रा विधि दगाबाजी का अव्वल अखाड़ा है। अव्वल अखाड़ा मुद्रा विधि ये दगाबाजी का मूल स्रोत है। ठीक है, इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। क्यों प्रभु? अंतर्राष्ट्रीय कोष दगाबाजी का बड़ा दगाबाज रहते हैं। वो दगाबाजों के गुरु रहते हैं वहां अंतर्राष्ट्रीय कोष में। ये ऐसी बनी हुई है, ये तंत्र ऐसा है। दगाबाजी किए बिना ये कोई चीज बनते ही नहीं है। ये ऐसी है बनी हुई महाराज। इसमें कौन त्रस्त हुए बिना रहेगा? आप ही बताओ। जो है कहेगा वो भी त्रस्त है ससुर, जो नहीं कहता है वो त्रस्त बने। क्या करोगे बताओ? इसको एक अच्छी ढंग से समझ के इसके लिए समाधान खोजने की बात है। समाधान खोजने पर यही आकार बनता है। हमारे पास प्रचुर मात्रा से गांव की आवश्यकता से अधिक वस्तुएं सब कोष के रूप में हम रखें। गांव की दूसरा कोई आवश्यकता बनती है, उसके लिए इसको देते हैं, उस आवश्यकता की वस्तु लाते हैं। हमारे परिवार की आवश्यकता से जब अधिक उत्पादन कर सकते हैं, पूरा गांव भी अपने गांव की आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया ही रहेगा? नहीं रहेगा। खत्म। सीधा 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 गणित। अगला चलो आगे, चलो आगे। बाबा जी, इसमें जो है जो मुख्य बिंदु जिनको स्पष्ट करना है, एक तो श्रम मूल्य का निर्धारण, दूसरा श्रम मूल्य के आधार पर विश्व स्तरीय व्यवस्था का व्यवहारिक रूप क्या होगा जब स्वराज्य योजना बनेगी। जैसे एक आदमी कोई यात्रा करेगा तो ठीक है, हम समझ गए। वो ठीक है। और वर्तमान मुद्रा चलन के दोष, वो तो हो गए ना, दोष बता दिया ना भाई। अब दोष की जरूरत नहीं है। अब दोष की व्यवस्था नहीं है। देखिए, हम इसके बारे में जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में इसका पूरा सूत्र लिखा है, तो व्याख्या और भी करने का होगा तो हो ही जाएगा। वो तो व्याख्या का स्वरूप समाधानात्मक भौतिकवाद में भी आया है, आवर्तनशील अर्थशास्त्र में आता ही है। ठीक है, अभी आवर्तनशील अर्थशास्त्र आपके हाथों में लगा नहीं है, तो भविष्य के क्षणों में तो हाथ में लगने वाली है। उसमें पूरा का पूरा व्याख्या है। इसका सामान्य सूत्र भी अपन एक दूसरे को समझने के लिए इतना किया ही जा सकता है। देखो, एक गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 4 परिस्थिति, 10 परिस्थिति, 6 परिस्थिति यहाँ होती हैं कोई फसल उत्पादन करने के लिए। जैसा चना उत्पादन करना है, चना पर उत्पादन करने के लिए एक गांव में चार परिस्थितियाँ हो सकता है। एक जगह में ज़्यादा हो सकता है, एक जगह में कम हो सकता है। ऐसे परिस्थितियाँ होता है। ठीक है। ये तो श्रम लगाया वहाँ भी, यहाँ भी, वहाँ भी। एक जगह में 10 श्रम लगा, एक जगह में 4 श्रम लगा, एक जगह में 5 श्रम लगा। इन सबको एकत्रित किया है, उसको सामान्य बना दिया। उतना श्रम लगा, खत्म हो गया। इस ढंग से एक श्रम यूनिट निकलती है, एवरेज निकल जाती है। एक गांव के स्तर में हम एवरेज निकल दिया, उसको 10 गांव के स्तर में एवरेज निकाल लिया। उसके बाद जो है ना, ऐसा 10 गांव मिल कर के जो बनता है एक समिति, उसके एवरेज में निकाल लिया।
उसके बाद विश्व स्तर पर निकाल लिया, खत्म हो गई बात। इसको निकालने में क्या देर लगता है? हमारे पास गणना विधि है ना, जो श्रम को पहचानने की विधि है उपयोगिता के आधार पर। श्रम नियोजन से क्या होता है? उपयोगिता मूल्य स्थापित होता है। उपयोगिता मूल्य के आधार पर मूल्यांकन, श्रम का मूल्यांकन, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उपयोगिता मूल्य के आधार पर मूल्यांकन है तो आप जो है ना एक श्रम के जगह में 10 दिन लगाएंगे तो क्या करेंगे? वो तो कुछ मिलेगा नहीं। तो हर व्यक्ति को श्रम नियोजन करना आवश्यकता बन जाएगी, बनेगी कि नहीं? बनेगी। और दरिद्रता कहाँ रहेगा? 20 व्यक्ति में एक व्यक्ति आज श्रम नियोजन नहीं कर रहा है, तभी भी हम दाना खा रहे हैं। एक आश्चर्यचकित बात है ये। इतना दगाबाजी के साथ भी सबको दाना मिलता है। एक से एक दगाबाज। एक गणित आपको बताया था, हल्दी, धनिया, खड़ी, वो कहाँ की कोई जगह की बहुत सबसे सुगंधीदार धनिया, एक क्विंटल 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, कुछ भी नाम दिया, 10,000 रुपया हम कहे, ठीक है भाई, 10,000 रुपया। पीसी वही धनिया, पीसी 50,000 रुपया, मैंने 5,000 रुपया। आधे मूल्य पर। कितने अच्छी व्यापार है ये। पीसी हुई मसाला, ठीक है, गरम मसाला तो आधा दाम में, और खड़ी मसाला दूनी दाम में, पीसी हुई हल्दी आधा दाम में, और खड़ी हल्दी दूना दाम में। पेपरों में हर दिन देखो ना भाई, आप पेपरों में देखो। ये दगाबाजी का कोई अंत है? ये आपको नहीं समझ में आता है? ये दगाबाजी है, खत्म हो गई बात। तो दगाबाजों की इस जमघट में सबको दाना मिलता है आज भी। ये जो ना आलस्यवाद के घेरे में इन्हें गिने लोग श्रम करते हैं, उनके बदौलत इतने आदमियों को दाना मिल रहा है। ये कम चमत्कार है क्या? जी। ये सबसे बड़ी चमत्कार यही है, दगाबाजों के जमघट में। ट्रेन में जाएंगे कैसा? कितना एक सोचने की बात है महाराज जी, हैं? खून सूखने की बात है। यदि समझ में आता है तो खून सूखेगा, किसी का भी हो। समझ में नहीं आता है तो ठीक है, बढ़िया, भले भला है, चलेगा। तो कहना व्यापार के कुछ नमूना बताया, तरीका। अब क्या है, परसों के दिन हम पेपर में देखते रहे, धान, ठीक है, अपना शिखर में पहुंच गई थी, अब धान आ गया, अब बिल्कुल नरमी आएगी, ये लिखा है, क्योंकि किसान को पैसा देना नहीं है, ठीक है, नरमी आएगी, ठीक है, ठीक हो गया। उसके लिए वो क्या कहते हैं महाराज जी का, क्या था ये कोई समिति है इसका, व्यापार दगाबाजों की, क्या कहते हैं? हाँ, मंडी, वो तो इसका कृषि उपज मंडी, व्यापार का जो कीमत निर्धारण करता है। हाँ, कीमत निर्धारण करने वाली। हाँ, जो वो कोई एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। हाँ, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। मूल्य सूचकांक। व्यापारियों का एक संघ है, व्यापारिक संघ। हाँ, व्यापारिक संघ। व्यापारिक संघ, जो व्यापारिक संघ का जो मूल केंद्र है, फेडरेशन, हाँ, कुछ भी, वो उनके अनुमति से जो अभी धान आएगा ना, उसके अनुमति से, और धान का कीमत को आधा कर दिया। कई के लिए धान को खरीदना है,
चौथाई कर दिया उनकी अनुमति से, ये लिखा रहता है। आप लोग कई को पढ़ते नहीं हो, देखते नहीं हो, हमको समझ में नहीं आता है। ये लिखा रहता है पेपरों में, हमने पढ़ा है। ये दगाबाजी है कि नहीं है? नहीं है। मैं सर दिन दहाड़े दगाबाजी। हाँ चलो आगे। हाँ बाबा जी, एक प्रश्न था कि जैसे श्रम मूल्य के आधार पे जब विनिमय कोष होगा, है ना, तो उस समय जब यात्रा में होगा कोई आदमी, उसको बताते हैं। उसकी व्यवस्था क्या है बाबा? आदमी अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, ये तो है ही है, बात हो गई है। हर परिवार के लिए वो माने जैसा अधिक वस्तु को अब विनिमय कोष में रखते हैं। वो इश्यू करता है, इनके पास 10 श्रम मूल्य है, 1000 श्रम मूल्य है, 20 श्रम मूल्य है, ये लिखता है। कौन लिखता है? ग्राम के विनिमय कोष। अच्छा, उसमें नकली छपना शुरू हो जाएगा। उनका आइडेंटिटी रहती है उस परिवार का। उस आइडेंटिटी के आधार पर उनके पास जो श्रम रहता है उसको कहीं भी आप विनिमय कर लो। वो जो जिनको देना है वो लिखेगा हम इसमें से 4 पाया, ठीक है, वो तुरंत उनके यहाँ से उतना श्रम मूल्य की वस्तु उनमें ट्रांसफर हो जाएगा। कितना जल्दी की बात है। श्रम विनिमय विधि है। किसी भी यात्रा में, किसी भी शॉप में, किसी भी बाजार में आप अपने श्रम को उपयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा गारंटी कार्ड कुछ हो सकता है? पर उसमें मुद्रा में भी वही होता है बाबा जी। मुद्रा जो बात होता है ना बाबा, मुद्रा को आप छपा सकते हो, छापा खाना रखा हुआ है। अभी परेशानी क्या हुआ है, रिजर्व बैंक जितना छापा हुआ है उससे न जाने कितना गुना जो कागज दौड़ रहे हैं, उसको कोई कल्पना नहीं कर सकता है। फैटिल हो चुका है। आपका देश का मुद्रा दूसरे देश में छपता है, दूसरे देश का छापा यहाँ होता है। इस ढंग से सभी पूरा हो गए हैं, सबका हालत बैंड हो गई। तो श्रम मूल्य वाला जो कार्ड है उसको भी छाप लेंगे? नहीं होता है, वो एक गांव से होता है। एक गांव से होता है हो तो इनको समझाओ पुनः। वही जब सब लोग समझदार हो जाएंगे तब की बात है, क्यों बाबू? ओहो, समझदार हो मैं तो व्यवस्था में जिएंगे नहीं, फिर कहाँ धोखाधड़ी करेंगे? ठीक है, वो भी है, वो भी एक गारंटी कार्ड है। हाँ। ये जो कहता है उसके बावजूद भी यदि कूद फान करना चाहते हैं तो होता नहीं है। उसकी व्यवस्था चेक बैलेंस प्रोग्राम है, उसको हम समझा देंगे। जब वहाँ वो कार्ड दिखा के करेगा, वो कब वो पहुँचेगा, कैसा उसका कम्युनिकेशन कैसा? उसका ऐसा है बेटा, तभी हमारे पास दूर संचार में हम समर्थ हुए हैं, मानते हैं, ठीक है। हर गांव जो आपको दूर संचार से संबद्ध रहता है, ठीक हो गए। कोई भी आदमी अपना कार्ड से कितने चीज़ को दे करके आएगा, वो तुरंत गांव में पहुंचते ही अपने जो दूर संचार विधि से वो व्यवस्था हो जाएगी, और किसको देना है ये भी रिकॉर्ड हो जाएगी। वो उतने चीज़ आपके विनिमय कोष से उनके लिए रिजर्व है, वो जहाँ कहते हैं वहाँ वो पहुँचा देगा। पर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा काम शुरू हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ भी नहीं हमारा जी, अभी की जैसा थोड़ी है, अभी की जैसा थोड़ी है। हर जो विनिमय कोष के साथ ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा रहेगा। वो मैं बोल रहा हूँ, इंटरनेट पे सब चलेगा, कंप्यूटर पे इंटरनेट में गाड़ी थोड़ी जाएगा। सुनो तो सही, अच्छी तरह से सुनो। विनिमय कोष के साथ ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम रहेगा, खत्म हो गया बात। उसमें क्या तकलीफ है आपको? हाँ, कोई दुराचार होगा नहीं, यही तकलीफ होगा। तकलीफ होगा यही, दुराचार सब बंद हो जाएगा, ये तकलीफ होगा। अनाचार दुराचार बंद हो जाएगा, ये तकलीफ से यदि पसीना निकलता है और थोड़ा सा कर लें, इतनी ही बात है इसमें। हो गया। और आगे इसका क्या मतलब हुआ? श्रम विनिमय की एक प्रमाणित पत्रक विधि होती है, वो हर गांव से ही स्थापित, हर गांव में स्थापित रहेगी। वो आप छपा करके लाओ दूसरे जगह में से, उसी गांव में जाना पड़ेगा।
हाँ। कहीं से आप छपवा के लाओगे, वो गांव में जाना पड़ेगा, तब आपका पहचान हो जाएगी अच्छी तरह से। भाई आप कहीं जाओगे, वापस गांव में जाओगे और आपने गलत छपा तो गांव में पता लगेगा ना कि आपने गलत वहाँ पे विनिमय किया। अभी के छुपे रुस्तम क्या है, ना परिवार में आदमी का पहचान है ना गांव में, सबका चेहरा कहीं पहचान है, सभी नेता हैं इस ढंग से। मतलब में है जो मनुष्य का न्याय के बारे में बताई थी, उभय तृप्ति उसका केंद्र बिंदु है। टारगेट क्या है? परस्पर तृप्ति। उसमें कहीं भी डिस्प्यूट आता है उसको तृप्ति बिंदु तक पहुंचा देना न्याय की मतलब है। और इस न्याय को सुरक्षित कर रखना मतलब उस गांव में, परिवार में अन्याय होने की कोई संभावना दूर दूर से भी आने से रोकना। ठीक है, जैसा ये कोई अव्यवस्था से घटित हो जाए, अव्यवस्था से माने परेशान ना हो, कोई अकस्मात प्राकृतिक परेशानियां हो गई उससे परेशानी ना हो, और इस सभी बातों से बचाते हुए चलने की विधि का नाम है सुरक्षा। ठीक है, और जो उत्पादनकारी में सुगमता को बनाए रखें सुरक्षा है। ठीक है, ये सभी विधा में जो हम गांव पूरा एक सुरक्षा से घिरी हुई है, इससे अच्छा तो कोई बात हो नहीं सकती। तो सुरक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ऐसा बनता है महाराज। हाँ बताइए आगे। संविधान। हाँ, संविधान का मतलब, संविधान का मूल बिंदु है मानवीयतापूर्ण आचरण। क्या है? मानवीयतापूर्ण आचरण। मानवीयतापूर्ण आचरण ही संविधान का मौलिक अधिकार। ठीक है, तो स्वतंत्रता अधिकार का आधार इतने ही, मानवीयतापूर्ण आचरण। उस आचरण को हर जगह में प्रयोग करने का स्वतंत्रता, यही संविधान है। ठीक है, विनिमय तो समझ में आ गए, ठीक है ना, शिक्षा समझ में आ गए, तो मानवीयतापूर्ण आचरण को हर जगह में हम आचरित करने की स्वतंत्रता। स्वत्व क्या चीज़ है? मानवीयतापूर्ण आचरण। जागृति के आधार पर मानवीयतापूर्ण आचरण। मानवीयतापूर्ण आचरण को हर देश काल में उपयोग करने की स्वतंत्रता, इस आधार पर हम शुरू करते हैं। यह मानवीय ये कि इतिहास शुरू होने का ध्रुव बिंदु बन सकता है कि नहीं बन सकती है? आपका क्या सोचना है? जी हाँ, इस ढंग से बनता है महाराज, यही बनेगा है? और कुछ नहीं बन सकता। क्या कहा? यही बन सकता है। हाँ, दूसरे विधि से कुछ बनना नहीं है। उसके बाद तो यही है, वो छपा लिएगा, ये छपा लिएगा, वो चोरी करेगा, ये चोरी करेगा, यही बनेगा। ठीक बात है ये? हाँ, आज आगे चलो। इसमें राज्य नीति बाबा। हाँ, राज्य का मतलब यह है बाबा, जो मनुष्य के पास 3 स्तरीय माने स्थितियां हैं। किस बात की? समझदारी की। एक समझदारी का स्तर को हम नाम दिया है और प्रबुद्धता। समझदारी बराबर प्रबुद्धता, ये आपको पटता है कि नहीं पटता है? विरोध होता है इसमें। समझदारी को प्रबुद्धता नाम दिया है। प्रबोधन करने योग्य, प्रमाणित करने योग्य अधिकार, प्रबुद्धता। कोई अन्याय है? ये जरूरत है कि नहीं है? ऐसे प्रबुद्धता का मतलब होता है समझदारी। समझदारी के बारे में राम कथा हो चुकी है, ठीक है। प्रबुद्धता के बाद आता है संप्रभुता। पूर्णता के अर्थ में हमारा समझदारी को उपयोग करना, अर्थात न्याय समाधान को प्रमाणित करना, समृद्धि को प्रमाणित करना, सह अस्तित्व को प्रमाणित करना, ये क्या चीज़ है? संप्रभुता। अभी हम संप्रभुता को कैसा बताते हैं? सभी जगह में गलती नहीं करना। गलती नहीं करना क्या चीज़ कहाँ से शुरू हुई? भगवान ईश्वर गलती नहीं करता और राजा गलती नहीं करता।
गुरु जी गलती नहीं करते हैं। इन 3 जगह में संप्रभुता को पहचाना गया। क्या सुन रहे हो? ठीक से सुन रहे हो? ये गणतंत्र प्रणाली आई उस समय में इसके ऊपर चर्चा से हुई, राजा तो मर गए, अब ससुर संप्रभुता के कहाँ रहेगा पूछे। उसके बाद बताया गया उस समय की रिपोर्ट के अनुसार जो वोटर्स के पास रहेगा, बोले क्या वोटर क्या गलती नहीं करेगा? इसका गारंटी हो सकता है? नहीं हो सकता। तब क्या होगा? तब वो संप्रभुता को पहचाना, वोट देते समय में वोटर गलती नहीं करेगा। आज के संप्रभुता यहाँ रखा है, आप समझ गए? इसको भी आप समझे रहना आवश्यक है, इसीलिए वोट नहीं दिया। ठीक है, वोट देते समय में वोटर गलती नहीं करता। यही कुल मिलाकर के संप्रभुता का मतलब है। बाकी ये तय नहीं हुआ राष्ट्रपति नहीं गलती करता, प्राइम मिनिस्टर गलती नहीं करता, ये कोई चीज़ तय नहीं हो पाया, तय नहीं हो पाया। उसी आधार पर जो इंदिरा गांधी के समय में आता, प्राइम मिनिस्टर पर, पार्टी के अध्यक्ष पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए, वो रेजोल्यूशन एक पारित किया, जनता पार्टी आई उसको कैंसिल कर दिया। ये सब बात आपके सामने गुजरी हुई इतिहास हैं, कथाएं हैं, ठीक समझ में आता है ये? तो अभी संप्रभुता का मतलब वहाँ रखा है। हम क्या कर रहे हैं? समझदारी को समझे, जो हम व्यवस्था में प्रमाणित करना संप्रभुता है, सही करना बराबर संप्रभुता है। अपन कह रहे हैं क्या चीज़ है वो? जो हम पूर्णता के अर्थ में है ना, प्रबुद्धता को प्रयोग करना। पूर्णता क्या है? क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के अर्थ में हम प्रबुद्धता को प्रयोग करना, यही हुआ संप्रभुता। ऐसा लिखा है, ये आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक। बोलिए साहब, इस ढंग से आता है, ठीक है प्रभु? आगे तो राजनीति से इसको जोड़ दीजिए। वही संविधान हो गया ना, वो राजनीति में राज्य क्या होता है? वैभव, मानव का वैभव। मानव का वैभव बताया मैंने, मानवीयतापूर्ण आचरण। मानवीयतापूर्ण आचरण को मैंने सर्वदेश काल में उपयोग करना मौलिक अधिकार, यही संप्रभुता का आधार है। यह बताया राज्य का मतलब मैंने सही कार्य व्यवहार करना ही राज्य है, ठीक है ना? उसमें जो मूल्य चरित्र नैतिकता 3 बताया है, तन मन धन रूपी अर्थ को सदुपयोग सुरक्षा करना ही नैतिकता है। ये बात को अपन कह चुके हैं। ये इस ढंग से मानव जो है ना अपना मौलिक अधिकार पूर्वक संप्रभुता को है ना प्रमाणित कर लेना ही मानव का वैभव है। सही ढंग से इसको उपयोग कर प्रमाणित कर देना, पहचान दे देना ही संप्रभुता है। यह लिखा है, हर व्यक्ति इसको आचरण में ला सकता है, ठीक। संप्रभुता संपन्न व्यक्तित्व हो सकता है, ठीक है? अभी और ये किस किस को वोट देने का अभी जो है, अभी संप्रभुता संपन्न राज्य है, ऐसा है। राज्य कहाँ से? राज्य फाजी कहाँ से? चंडाल चौकड़ी राज्य है अभी? कहाँ तुम लगाए पड़े हो? तो संविधान में तो ऐसा लिखा हुआ नहीं, संविधान में वो लिखा है ना भाई, वोटर वोट देते समय में गलती नहीं करता। बाकी लोग चंडाल चौकड़ी करें, वोटर नहीं करेगा। वोटर वोट देते समय में नहीं करता, बाकी समय में करते ही है। मिलिट्री को भी अधिकार नहीं है ना वोट देने का। नहीं, क्या चीज़? मिलिट्री को क्या मिलिट्री को? मिलिट्री जो होता है, हाँ जो इसको जो सीमा सुरक्षा बल की जो बात कही गई है, उसका मानसिकता है संविधान में ये व्यक्त किया है, देश के पड़ोसी देश होते हैं, पड़ोसी देश कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, इसीलिए युद्ध को रोकने की व्यवस्था देना है। राज्य व्यवस्था में सीमा सुरक्षा बल के सीमा सुरक्षा के संबंध में निर्णय यही है, ठीक है? और देश में हर व्यक्ति अपराध कर सकता है, गलती कर सकता है, इसीलिए गलती से गलती को रोकना है, अपराध से अपराध को रोकना है। ये जो मैंने कुल मिलाकर के दंड व्यवस्था का मतलब ऐसा लिखा हुआ है। और क्या चाहते हो? ठीक है, इस ढंग से मजे की बात है ये सब, ठीक है? गलती से गलती को रोको, अपराध से अपराध को रोको, युद्ध से युद्ध को रोको।
ये शक्ति केंद्रित शासन संविधान का मकसद यही है। क्यों सुना आपने, क्या बताया हमने? शक्ति केंद्रित शासन संविधान का मानसिकता यही है। क्या आधार व्यवस्था क्या आधार हो गया? चलिए आगे।